हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र की कक्षा में एमपीपीएससी मेंस के लिए समाजशास्त्र की कक्षा में जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि एमपीपीएससी मेंस में समाजशास्त्र की कक्षाएं हम काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं और समाजशास्त्र का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार चैनल पर आए हैं, तो पहले हम समाजशास्त्र में क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसके लिए यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के सोशलॉजी मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां से जाकर के सोशलॉजी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था। यूनिट नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है, काफ़ी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र का इस यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ है और हम कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ द सोशोलॉजी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपका लॉन्ग आंसर में पूछने में आ सकता है, मतलब इस बात की संभावना है कि लॉन्ग आंसर में पूछने में आ जाए। तो यदि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समझ लेते हैं समाजशास्त्र का भारतीयकरण, तो आपका एक लॉन्ग आंसर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि समाजशास्त्र का जो भारतीयकरण, जो ये जो आपका टॉपिक है, आखिर इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि आप भारतीयकरण, ये जो शब्द है, ये जो अवधारणा है, इसका अर्थ आप समझ जाएं। अब देखिए, जो भारतीयकरण है, भारतीयकरण एक कॉमन से कंसेप्ट में हम ले लें तो हम उसको बोल सकते हैं भारत के संदर्भ में कोई भी वस्तु है या कोई भी विचार है, कोई भी अवधारणा है, जब हम उसकी व्याख्या या जब हम अपना दृष्टिकोण उस वस्तु या उस विचार जो कि भारत का एक्चुअली नहीं है, उसका उसकी व्याख्या या उसका जो पूरा डिटेल है, वो हम किसके संदर्भ में देखते हैं, भारत के संदर्भ में उसे करते हैं, तो क्या कहलाएगा वो भारतीयकरण कहलाएगा। यानी जो भारत का नहीं है उसे उसे भारत के वस्त्र पहना देना, या फिर ये बोला जाए कि उसे भारतीय दृष्टिकोण में परिभाषित करने का प्रयास करना, ये क्या कहलाता है, ये भारतीयकरण कहलाता है। और इसी को क्या बोल देते हैं हम, स्वदेशीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपसे पूछने में आता है समाजशास्त्र का भारतीयकरण या समाजशास्त्र का स्वदेशीकरण, तो एक ही आपका आंसर रहेगा। स्वदेशीकरण और भारतीयकरण एक ही बात है। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ भारतीयकरण या स्वदेशीकरण का। जैसे कि पिज़्ज़ा या फिर जो बर्गर है, ये किस प्रकार के डिश हैं, ये गैर भारतीय हैं और कुल मिलाकर के क्या है, पश्चिमी डिश हैं ये दोनों। ठीक है ना, दोनों पश्चिमी देशों के डिश है। लेकिन जब इनका आगमन वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भारत में हुआ, तो इनका भारतीयकरण कर दिया गया। पिज़्ज़ा जैसा कि इटली में, यूएस में खाया जाता है, वैसा हमारे देश में नहीं खाया जाता। हमारे देश में उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना दिया गया, दुनिया जमाने के मसाले उसमें डाल दिए गए हैं। बर्गर भी हमारे यहाँ मैकडोनल्ड जब खुला, तो शुरू में जो यूएस में जो बर्गर मिलता था वो भारत में दिया जाने लगा, लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया। तो क्या होने लगा, उसे भारत के संदर्भ में आलू टिक्की लगाना, ये सब करना, वो उसको भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर दिया। तो क्या किया गया, पिज़्ज़ा और बर्गर का हम बोल सकते हैं कि ये उसका भारतीयकरण हो चुका है। और आज के डेट में तो भारत देश में जैन पिज़्ज़ा भी मिलता है। ये सब क्या है, इसे हम बोलते हैं भारतीयकरण। अब हम समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, तो समाजशास्त्र के बारे में आपको जानकारी है कि समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ। समाजशास्त्र का जन्म हुआ यूरोप में। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ समाजशास्त्र का, यूरोप में। और समाजशास्त्र का विकास कहाँ पर हुआ है, तो वो अमेरिका में हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा जो अवधारणाएं हैं वो अमेरिकी समाजशास्त्रियों की है, जो आधुनिक अवधारणाएं हैं। अब यूरोप में हुआ जन्म, अमेरिका में हुआ विकास, और उसके बाद समाजशास्त्र का आगमन कहाँ हुआ, भारत में आगमन हुआ। तो समाजशास्त्र को भारतीय दृष्टिकोण से, भारत के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने उसे भारत के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, और समाजशास्त्र जो विषय था उसे भारत के संदर्भ में लिखने का और भारत के संदर्भ में शोध करने का प्रयास किया। क्योंकि देखिए, भारत में
जितने भी शोध हुए हैं और भारत में जो शोध हुए हैं उनके जो विषय हुए हैं, उनके विषय कौन कौन से हैं? जैसे भारत में जाति व्यवस्था है, इसके अलावा भारत में वर्ग व्यवस्था, धर्म के ऊपर बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, ग्रामीण समाज के ऊपर बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, जनजातियों के ऊपर भी बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। और ये जो अध्ययन है इनको करने वाले दो लोग हैं, एक तो हैं पश्चिमी समाजशास्त्री, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं भारतीय समाजशास्त्री। इन दोनों ने ही क्या किया है? दोनों ने ही इन सभी अवधारणाओं का अध्ययन किया है। इसके अलावा और भी अवधारणाएं हैं। तो कुल मिलाकर के पश्चिमी समाजशास्त्रियों का जो दृष्टिकोण था वो अलग था, भारतीय समाजशास्त्री का दृष्टिकोण अलग था। और भारतीय समाजशास्त्रियों का ये कहना था कि पश्चिमी देश के समाजशास्त्री भारत में आकर के जाति व्यवस्था का अध्ययन या धर्म का अध्ययन या हमारे धर्म के अंतर्गत जो कर्म का सिद्धांत दिया हुआ है उसका अध्ययन उस दृष्टिकोण से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वो दृष्टिकोण मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें पैदा ही नहीं हुए हैं। वो तो केवल कागज कलम लेकर के यहाँ पे थीसिस लिखने के लिए आ चुके हैं। तो दैट इनका ये कहना था कि जाति, धर्म, वर्ग या ग्रामीण समाज या जनजातीय समाज, इसका अध्ययन भारत के समाजशास्त्र ही कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के जो मूल तत्व हैं, इनके जो मूल तत्व हैं ये भारत का ही व्यक्ति समझ सकता है। सो दैट भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र को ढालने का प्रयास किया जाने लगा और इसी को ही क्या बोला जा गया? भारत समाजशास्त्र का भारतीकरण। तो सबसे पहले तो आपने इसका अर्थ समझ लिया कि समाजशास्त्र का भारतीकरण आखिर क्या है। अब हम बात करें कि समाजशास्त्र के भारतीकरण में काफी प्रसिद्ध समाजशास्त्री सुरेंद्र शर्मा और एक सम्मेलन हुआ था माउंट आबू में, और उस सम्मेलन में इन्होंने समाजशास्त्र के जो भारतीकरण था उसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। बिंदु देखिए बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ हम कुछ प्रमुख बिंदु उठा लेंगे जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी तो नहीं लिख सकते हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको बहुत कहना चाहिए कट करके, इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी हुई है, ठीक है, तो इसे बहुत ज़्यादा कट करके आपके लिए मैंने तैयार किया है। तो देखिए समाजशास्त्र के जो भारतीकरण है भारत में, उसके क्या उद्देश्य हैं उसको लेकर के चर्चा है। पहली बात तो क्या है, भारत में समाजशास्त्र की अनुशासनात्मक स्थिति क्या है। देखिए जब ये आता है शब्द अनुशासनात्मक स्थिति, अनुशासनात्मक स्थिति से मतलब हो जाता है कि पठन पाठन के स्तर पर, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में समाजशास्त्र को लेकर के क्या स्थिति है, यानी उसको लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके रिसर्च को लेकर के क्या स्थिति है। तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि आखिर पठन पाठन को लेकर के यानी एकेडमिक लेवल पर सोशियोलॉजी की क्या स्थिति है। दूसरी बात है भारतीय समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को किस सीमा तक पुनः अनुकूलन, पुनः अनुकूलन से मतलब क्या हो जाता है कि जो अवधारणा है, देखिए अवधारणाएं उस समय जो थी वो कैसी थी, सारी की सारी पश्चिमी अवधारणाएं थी। भारत में तो अध्ययन हुआ ही नहीं था, अध्ययन बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। तो इनका ये कहना है कि जो भी अवधारणाएं थी समाजशास्त्र की यानी पश्चिमी अवधारणाएं थी, उनका किस हद तक हम क्या कर सकते हैं, पुनः अनुकूलन, यानी उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं और पुनः संकल्पना की आवश्यकता है। पुनः संकल्पना से क्या है कि वो जो समाजशास्त्र की अवधारणा है उसको फिर से क्या किया जाए, रिफ्रेश। पुनः संकल्पना से मतलब कि उसमें कुछ सुधार कर दिया जाए और उस पश्चिमी संकल्पना को भारतीय संकल्पना के आधार पर फिर से एक बार बताया जाए। तो पुनः अनुकूलन एज इट इज उठा लेना, और पुनः संकल्पना से मतलब क्या है, उसको नए तरीके से स्थापित कर देना। तो वो किया जा सकता है, किस लेवल पे किया जा सकता है। तीसरी बात क्या ये बोलते हैं, भारत में समाजशास्त्र के शिक्षण और अनुसंधान की समस्याएं क्या हैं। अब देखिए ये काफी पुरानी बात है, आज तो शिक्षण और अनुसंधान बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, लेकिन उस समय की बात है तो उन्होंने बोला कि जो टीचिंग वाली बात है समाजशास्त्र की उसमें क्या समस्याएं हैं, साथ ही साथ क्या है, रिसर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, समाजशास्त्र विषय समाज के संदर्भ में तभी एक वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक निष्कर्ष दे सकता है जब उसको लेकर के रिसर्च बेहतर तरीके से हो।
चौथा क्या बताते हैं, भारत में समाजशास्त्रियों को किन सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं पर शोध करना चाहिए। अब देखिए, दो प्रकार की समस्याएं उन्होंने बता दी, दो विषय में बांट दिया। क्या? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक से मतलब क्या हो जाता है कि जिनको लेकर के नियम बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र या ऐसे विषय या ऐसी समस्याएं जिनका अध्ययन करें और उसको लेकर के एक सामान्य नियम का प्रतिपादन कर दिया जाए। दूसरी बात क्या है, व्यवहारिक समस्याएं। हमारे देश में कई सारी व्यवहारिक समस्या हैं जिसको लेकर के बोला जाता है कि अध्ययन करना चाहिए। जैसे जातिवाद की यदि हम बात करें, या जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं वो, या दलित मुद्दा है, ये सब क्या है, ये सब व्यवहारिक समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये बताई गई कि किन समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए किसको, भारत के समाजशास्त्रियों को। ठीक है, तो ये 4-5 बिंदु थे जिसको लेकर के सुरेश शर्मा जी ये बताते हैं कि इस मुद्दे पर समाजशास्त्र के भारतीयकरण की चर्चा चल रही है कहां पर, भारत में। अब नेक्स्ट, A.K. सरन काफी जाने माने समाजशास्त्री हैं और इनका ये कहना है कि भारत में जो समाजशास्त्र है, जिसे भारतीय समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत के जो समाजशास्त्री हैं वो आखिर क्या सोच रखते हैं, किस चीज को लेकर के सोच, समाजशास्त्र के भारतीयकरण को लेकर के क्या सोच रखते हैं। तो उसको लेकर के A.K. सरन ने बताया कि यहाँ पे भाई 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, यानी जितने भी समाजशास्त्री हैं उनको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं समाजशास्त्र के भारतीयकरण की सोच को लेकर के। पहली बात तो क्या है, एक ग्रुप है जो क्या है, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और पारंपरिक सिद्धांतों की ओर लौटने की वकालत करते हैं। यानी इनका कहना है कि एक समाजशास्त्रियों का ग्रुप ऐसा है जो पश्चिमी सिद्धांत हैं उसको वो भारत के संदर्भ में नकार देते हैं, क्योंकि पश्चिमी सिद्धांतों के आधार पर भारत की जाति व्यवस्था या भारत का कोई भी एस्पेक्ट, उसका रिसर्च नहीं किया जा सकता है, उसका शोध नहीं किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है, भारत के जो परंपरागत सिद्धांत हैं उस भारत के परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर ही उसका रिसर्च किया जा सकता है। एक ग्रुप ये हो गया जो पश्चिमी जो शोध है समाजशास्त्र का उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। दूसरा क्या है, दूसरे वो लोग हैं जो दोनों का संश्लेषण चाहते हैं। दोनों का संश्लेषण मतलब क्या है, उनका ये कहना है कि पश्चिमी जो रिसर्च की जो एक मेथडोलॉजी है उसको अपना लिया जाए और भारत का जो पारंपरिक दृष्टिकोण है, भारत का जो पारंपरिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उसको आपस में मिला दिया जाए और दोनों को मिला करके क्या किया जाए, उसके बाद रिसर्च की जाए। ठीक है, यानी इसमें भारतीय दो दृष्टिकोण है वो और पश्चिमी दृष्टिकोण दोनों इंक्लूड है। तीसरे कौन से लोग हैं, तो संश्लेषण के आधार पर क्या करते हैं, बहस करते हैं दो प्रकार से। कैसी संश्लेषण से मतलब क्या, भारतीय प्लस पश्चिमी क्या बहस करते हैं, आधुनिक तर्कवादी प्रत्यक्षवादी विचारों के संदर्भ में पारंपरिक अवधारणाएं और संस्थाएं। यानी आधुनिक प्रत्यक्षवादी विचार से मतलब क्या हो जाता है कि वैज्ञानिक विचारधारा, विचारधारा कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में जो परंपरागत अवधारणा है उसकी स्टडी के संदर्भ में ये आप बातचीत करते हैं या बहस करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, मूल्य तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो दूसरा संदर्भ इनका कैसा है, मूल्य तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा ही कैसा होता है, मूल्य तटस्थ। मूल्य तटस्थ मतलब ये हो जाता है कि जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो इसमें अच्छाई बुराई का भाव नहीं होता है। इसी को क्या बोला जाता है, मूल्य तटस्थ के नाम से बोला जाता है। यदि जाति व्यवस्था का अध्ययन करते समय ये निष्कर्ष निकाला जाए कि जाति व्यवस्था में उच्चता और निम्नता का भाव पाया जाता है तो ये एक मूल्य तटस्थ दृष्टिकोण रहेगा। और उसमें जो समाजशास्त्री अध्ययन कर रहा है ना तो उसमें कुछ अच्छा ही लिखेगा और ना ही उसमें कुछ बुराई लिखेगा। तो ये 3 कैटेगरी हैं और 3 कैटेगरी ये किसने बताई हैं, ये बताई हैं A.K. सरन ने कि 3 ग्रुप हैं समाजशास्त्रियों के। अब आगे बढ़े हम,
तो सबसे पहली बात करें कि जैसे ही भारत में समाजशास्त्र की स्थापना हुई और शुरुआती दौर के जो समाजशास्त्री थे उनकी आखिर क्या सोच थी समाजशास्त्र के भारतीयकरण को लेकर के, और जो समाजशास्त्र जो पश्चिमी समाजशास्त्री थे जो भारत में आकर के अध्ययन करते थे उनके स्वयं के दृष्टिकोण से यानी पश्चिमी दृष्टिकोण से जो अध्ययन करते थे उसको लेकर के क्या सोच थी। तो जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे उनकी जो सोच थी एक्चुअली वो ये थी कि पश्चिमी जो शोध करने का तरीका है वो भारत में फिट नहीं बैठेगा और हमें क्या करना चाहिए, हमें भारत के तरीके से ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसको भारतीय समाजशास्त्री समझ सकता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के जो तत्व हैं वो अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था, यूरोप की सामाजिक व्यवस्था के तत्वों से अलग हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है कि भारत में जब नए विषय के रूप में समाजशास्त्र आया था तो सभी लोगों ने ये सोचा था कि क्या करेगा, भारतीय समाज के बारे में सामान्यीकरण और निष्कर्षों के माध्यम से राष्ट्र के नीति नियोजन और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रारंभ करेगा। यानी कि ये देखिए समाजशास्त्र चूंकि समाज के बारे में है तो भारत में जब समाजशास्त्र की स्थापना हुई तो सभी लोगों के कहना चाहिए कि उनकी एक उम्मीद थी कि ये जो समाजशास्त्र विषय है भारत में क्या करेगा, जो नीतिगत नियोजन है और राष्ट्र निर्माण इसमें सहायता करेगा, चूंकि ये पश्चिमी देशों में कर रहा था। प्रारंभिक समाजशास्त्री जो ऐसी सोच रखते थे, कैसी सोच के पश्चिमी जो शोध की प्रणाली है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन कौन लोग थे उसमें, उसमें थे जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, आर.एन. सक्सेना। इनके नाम याद आपको आपको इनके नाम जो है याद करना पड़ जाएंगे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने पश्चिमी शोध प्रणाली को पूरी तरीके से नकार दिया। क्या बोलते थे ये, शास्त्रीय भारतीय मान्यताओं के हित में पाश्चात्य समाजशास्त्र के अनुभवाश्रित स्वरूप को नकार दिया। अनुभवाश्रित से मतलब क्या हो जाता है कि स्वयं कहना चाहिए एम्पिरिकल मेथड कहलाता है, वो रिसर्च का मेथोडोलॉजी कहलाता है कि स्वयं घटना के स्थान पर जाकर के, यदि आप ग्रामीण समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो ग्राम में रह रहे हैं, जनजातीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो जो शोध करता है वो जनजातीय समाज में रहे और वहीं रह करके अध्ययन करे। तो ये जो तरीका था इसको उन्होंने नकार दिया। क्या बोला उन्होंने कि सामाजिक उद्विकास का पाश्चात्य सिद्धांत भारतीय समाज के संदर्भ में अप्रासंगिक है। देखिए जो पश्चिमी कहने चाहिए दर्शन था, जो पश्चिमी समाजशास्त्र था वो किस पर चलता था, सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत पर। और इनका ये कहना था कि समाज का उद्विकास हुआ है, उद्विकास से मतलब जैसे बर्बर अवस्था थी, शुरुआत में लोग जंगलों में घूमते थे, फिर जनजातीय समाज आया, फिर ग्रामीण समाज आया, फिर आधुनिक यानी औद्योगिक समाज आया, उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज आया। ये उद्विकासी दृष्टिकोण था। लेकिन भारत के संदर्भ में देखेंगे ना तो औद्योगिक समाज तो भारत में आज भी नहीं आया और उत्तर औद्योगिक की बात बहुत दूर की हो जाएगी। तो वो जो सामाजिक उद्विकासी दृष्टिकोण था वो भारत के संदर्भ में इन्होंने क्या बताया, ये उपयोगी नहीं है। क्या बताते हैं ये लोग, इनका ये कहना है कि भारत में क्या है, कर्म धर्म पाप पुण्य माया संसार अर्थ मोक्ष, ये कैसे हैं, ये भारत और भारतीय सामाजिक व्यवस्था उसके तत्व हैं। भारत की व्याख्या आप जो करेंगे वो इन्हीं तत्वों के आधार पर करेंगे, सामाजिक उद्विकास के आधार पर भारत की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसलिए यही कैसे हैं, अस्तित्ववादी तत्व हैं, इन्हीं के आधार पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आपको जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो आपको इस आधार पर करना पड़ जाएगा, जबकि जो पश्चिमी समाजशास्त्री थे वो इस प्रकार का अध्ययन जाति व्यवस्था का इस आधार पर नहीं करते थे। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, भारत में पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के शोध अनुसंधानों की आलोचना की इन्होंने और उनके द्वारा भारतीय वास्तविकताओं को अपने एकेडमिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु तोड़ मरोड़ कर गलत विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया। यानी जो पश्चिमी समाजशास्त्री आते थे उनको जो कि रिसर्च करना था, पीएचडी करना था, और जो थीसिस थी उस थीसिस को जाकर के अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जमा करना था। तो उन्होंने क्या किया, अपने दृष्टिकोण से भारत का अध्ययन किया और भारत का अध्ययन करने पर क्या किया, उसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दिया। उनको जो सही लगा
जो उनको यूरोप के कंटेक्स्ट में और यूएस के कंटेक्स्ट के हिसाब से सही लगा यहाँ पर, उन्होंने उस तरीके से लिख दिया, जबकि भारतीय संदर्भ में वो कहीं से कहीं तक सही नहीं था। तो उसकी भी उन्होंने आलोचना की कि उन्होंने क्या किया, केवल अपना थीसिस लिखने के लिए, रिसर्च लिखने के लिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया। डीपी मुखर्जी ने क्या बोला, चूंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मौलिक आधार क्या है, संघ और समुदायवाद, यानी भारत को आपको समझना है यदि, तो किस आधार पर समझना पड़ेगा, संघ और समुदायवाद। भारत की जो व्यवस्था है वो संयुक्त परिवार की प्रणाली है। लोग स्वयं के जो कहना चाहिए हित होते हैं या स्वयं के जो स्वार्थ होते हैं उसका बलिदान करके और परिवार को प्राथमिकता देते हैं। ये शुरू से ही भारत देश में चला आ रहा है। तो ये तो सोच थी नहीं पश्चिमी देशों के लोगों की, उनकी सोच क्या थी कि इन्होंने क्या बोला, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मौलिक आधार क्या है, संघ और समुदायवाद। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना को व्यक्तिवादिता की पाश्चात्य अवधारणा के सहारे समझ सकने का प्रयास नहीं किया जा सकता। यानी जो पश्चिमी समाजशास्त्री है, पश्चिमी समाजशास्त्री, चूंकि पश्चिम में क्या है, पश्चिम में परिवार सेकेंडरी हो जाता है, सारे रिश्ते सेकेंडरी हो जाते हैं, और स्वयं का जो हित है, स्वयं की जो खुशी है वो कैसी है, प्राइमरी है। जैसे यदि भारत की यदि हम बात करें, भारत में कोई परिवार है, सपोज पति पत्नी और उनके जो 2 बच्चे हैं वो रहते हैं, और किसी कारणवश यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो ज्यादातर केस में पत्नी दोबारा विवाह नहीं करती है और बच्चों के लालन पालन में ही पूरा जीवन निकाल देती है। लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की व्यक्तिवादी सोच है और वो अपना स्वयं का भी जीवन देखेंगे। वो पता चलेगा कि यदि पश्चिम में ऐसी घटना होगी तो वो जो महिला है वो दूसरी शादी कर लेगी और वो उसका हस्बैंड भी घर आएगा, और फिर उसके बाद पारिवारिक जो व्यवस्था है वो अलग प्रकार की हो जाएगी। भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और किसको प्राथमिकता देगा कि वो महिला अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए जीवन को आगे निकाले। क्योंकि भारत की सोच कैसी है, संघ और समुदाय, और पश्चिमी विचारधारा कैसी है, व्यक्तिवादी विचारधारा है। तो घुरिये थे, ठीक, घुरिये ने क्या किया, पाश्चात्य सामाजिक मानवशास्त्र द्वारा जनजाति और जाति में प्रस्तुत किए गए अंतर को नकारा। तो जो पश्चिमी समाजशास्त्री थे, मानवशास्त्री जो थे, इन्होंने भारत में जाति और जनजाति में अंतर को प्रदर्शित किया। तो जो जीएस घुरिये थे उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि ये आप गलत सोच रख रहे हैं और इस प्रकार का कुछ है ही नहीं, आपने भारत में जाति और जनजाति दोनों को गलत परिप्रेक्ष्य में समझ लिया है। इसके अलावा जो राधा कमल मुखर्जी थे, इन्होंने भी क्या किया, प्रजातंत्र के बारे में जो पाश्चात्य अवधारणाएं थी, जो कि प्रजातंत्र पश्चिमी देशों की जो अवधारणा है उसके, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है प्रजातंत्र की अवधारणा, लेकिन भारत में प्रजातंत्र की जो अवधारणा है वो किस संदर्भ में है, वो भारतीय संदर्भ में है। तो राधा कमल मुखर्जी ने भी क्या किया कि जो लोकतंत्र की अवधारणा थी या प्रजातंत्र की अवधारणा थी उसको पश्चिमी देशों के जो लोगों ने जिस तरीके से अध्ययन किया उसको उन्होंने नकार दिया कि आप अपना चश्मा लगा करके भारत की सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को नहीं देख सकते। ये जो लोग थे जितने भी, इनका क्या था, इनका उद्देश्य था कि भारतीय समाजशास्त्र की एक सुदृढ़ स्वदेशी दार्शनिक परंपरा का निर्माण करना। यानी ये जितने लोग थे वो ये चाह रहे थे कि हम पश्चिमी परंपरा को छोड़ दें और भारत की एक स्वदेशी परंपरा को प्रारंभ कर दें, और उसी परंपरा से ही क्या किया जाए, समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में किया जाए। और वो स्वयं क्या करते थे, उनके जो शोध कार्य थे वो इसी आधार पर ही करते थे। ये विचारधारा बहुत लंबे समय तक चलती रही, यानी 50s के दौर में चली, और 50s का एंड होते होते 55-60 के पहले पहले ये विचारधारा क्या हो गई, धीरे धीरे क्या होने लगी, वो पूरी तरीके से समाप्त होने लगी। उसके बाद जो अगली पीढ़ी के समाजशास्त्री आए, इन्होंने क्या किया, जो पश्चिमी विचारधारा थी उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, समाजशास्त्र का जो पश्चिमी दृष्टिकोण है वो सही दृष्टिकोण है, और उस दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं, भारत का अध्ययन कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, पाश्चात्य प्रयोग के साथ साथ भारत में समाजशास्त्री शोध अन्वेषण के क्षेत्र में आनुभाविक शोध की नींव रखी। आनुभाविक शोध जो मैंने भी आपको बताया था कि स्वयं जाकर के वहां पर अध्ययन कर लेना।
तो ये जितने भी समाजशास्त्री थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो समाजशास्त्र की जो पश्चिमी परंपरा थी शोध करने की, उसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पर भी स्वयं उनके कहना चाहिए गाइडेंस में रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया। जो एम.एन. श्रीनिवास थे, इन्होंने क्या किया, मर्टन ने एक अवधारणा दी थी संदर्भ समूह, और उसी संदर्भ समूह की व्याख्या के आधार पर भारत में क्या किया, प्रभु जाति की अवधारणा दी और साथ ही साथ संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। संस्कृतिकरण में आपको पढ़ा चुका हूं, और संस्कृतिकरण में क्या है कि जो निम्न जाति है वो उच्च जाति को अपना संदर्भ समूह मानती है और उसके जो मूल्य प्रतिमान है उसको एक्सेप्ट करके और कुछ समय बाद अपने आप को उस उच्च जाति का घोषित कर देती है। तो मूल रूप से अवधारणा किसकी थी, मर्टन की थी संदर्भ समूह की। श्रीनिवास ने उस अवधारणा को उठाया और भारत के संदर्भ में जातीय व्यवस्था में फिट किया और संस्कृतिकरण की अवधारणा दे दी। ये जो समाजशास्त्री थे, इनके द्वारा क्या किया गया, भारत में किए गए विश्लेषणात्मक अध्ययनों ने क्या किया, भारत में मार्क्स, वेबर और पार्सन्स, एक्चुअली मार्क्स की जो मार्क्सवादी विचारधारा थी उस आधार पर कई लोगों ने अध्ययन किया। जैसे ब्रिटिश कालीन सामाजिक संरचना थी, उसके बाद भारतीय सामाजिक संरचना आई स्वतंत्रता के बाद, तो उन्होंने मार्क्स की जो उत्पादन प्रणाली थी उस आधार पर अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया कि भारत में उत्पादन प्रणाली शुरू से लेकर के जैसे जैसे बदली है तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी बदलती गई। इसके अलावा मैक्स वेबर की जो कहना चाहिए कि शोध की प्रणाली थी, उनकी जो सोच थी, या पार्सन्स की जो सामाजिक व्यवस्था की जो सोच थी, इस आधार पर कई लोगों ने अध्ययन भारत में करना प्रारंभ कर दिया। आंद्रे बेत्ते थे, आंद्रे बेत्ते वेबरियन समाजशास्त्री, यानी वेबर के आधार पर, जो वेबर की सोच है उसी के आधार पर अपना अध्ययन करते हैं। इन्होंने क्या किया, भारत में सामाजिक स्तरीकरण पूर्व के अध्ययनों से हटकर पहली बार ग्रामीण समुदायों के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा की सहायता ली। अब देखिए, जो मैक्स वेबर थे, मैक्स वेबर ने शक्ति या सत्ता, पावर, उसको लेकर के बहुत कुछ कहा था। वेबर ने किताब लिखी थी क्लास, स्टेटस एंड पावर। तो जो वेबर का जो दृष्टिकोण था उसको आंद्रे बेत्ते ने उठाया और भारत में उसी आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन किया और पहली बार जाति में, ग्रामीण समुदाय में आंद्रे बेत्ते ने शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो क्या लिखी, कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, बिल्कुल वेबर की किताब जैसा ही उनका नाम रहा। तो ये वेबरियन समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये जो समाजशास्त्री थे, जो पश्चिमी देशों की कहना चाहिए कि उनके समर्थक थे, उनकी शोध प्रणाली के कौन कौन थे, इसमें एस.सी. दुबे थे, मजुमदार थे, एम.एन. श्रीनिवास थे, चौहान, मिल्टन सिंगर, आई.पी. देसाई। ठीक है, ये सब आंद्रे बेत्ते, जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे लोग पश्चिमी समर्थक थे। अब वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो वर्तमान स्थिति की यदि हम देखें तो ये जितनी भी सोच रही है, वेबरियन सोच, पार्सन्स की सोच, मार्क्सवाद की सोच, आधुनिकीकरण, ये सारी सोच आज की डेट में जो पश्चिमी देश हैं वहां पर भी क्या हो रही है, उतनी ज्यादा कहना चाहिए कि जो कसौटी है उस पर खरी नहीं उतर रही है। कुल मिलाकर के ये जो भी पुराने बड़े बड़े सिद्धांत थे, आज की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में ये पूरी तरीके से फेल हो गए। पश्चिमी देशों में भी फेल हो गए और भारत में भी पूरी तरीके से फेल हो गए। भारत की जो भी सामाजिक समस्याएं थी, चाहे वो दलित समस्या थी, चाहे वो राजनीति का जो गठजोड़ था वो था, या हमारे देश में जो भी समस्याएं थी उनको इस दृष्टिकोण से नहीं समझ पाए। तो आज के जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने फिर से क्या किया कि जो पश्चिमी विचारधारा थी जो बीच में आई थी उसको उन्होंने नकार दिया और वो इस बात पर आ चुके हैं कि अब क्या करना पड़ेगा, अब नए सिरे से भारत का अध्ययन भारत के संदर्भ में ही करना पड़ेगा। यानी ये फिर से उसी पहली पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में, यानी कि ये यदि हम बात करें तो हम 80s के बाद की बात कर रहे हैं, इसके पहले जो था वो 60s के आसपास की बात थी। क्या हुआ, भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा पश्चिमी प्रारूप पर किए गए कार्यों की अप्रासंगिकता और अव्यवहारिकता आप सुस्पष्ट हो रही है, क्योंकि वो किसी काम के नहीं बचे, पश्चिम में ही किसी काम के नहीं बचे हैं।
पश्चिम में क्या है, ये जितने भी महासिद्धांत थे, चाहे वो मार्क्सवाद बोल दें कुछ भी, इसके बदले घटना विज्ञान, घटना विज्ञान एक नया कंसेप्ट है। और ये हालांकि आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप केवल बस नाम समझ लीजिए उसका, कि घटना विज्ञान एक नया कंसेप्ट है। उसके सहारे क्या किया जा रहा है, समाजशास्त्र की नई पद्धति निकली है। और साथ ही साथ क्या है, यूरोप में उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य, यानी आधुनिकता से भी आगे का परिप्रेक्ष्य ये उभर करके सामने आ गया है, उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य। उत्तर आधुनिकता आपको इसके बाद पढ़ना है, आपके सिलेबस में है उत्तर आधुनिकता, ये वहां पे आप समझ जाएंगे, इसको कोरिलेट वहां पे कर दिया जाएगा। तो ये घटना विज्ञान के आधार पर अब आधुनिक तरीके से अध्ययन किया जाने लगा है। भारत में भी ऐसे अध्ययन हो रहा है। क्या हो रहा है भारत में, घटना विज्ञान के माध्यम से भारतीय यथार्थ को इसके इतिहास और संस्कृति के तत्वों और इसके पारंपरिक स्वरूप के सहारे नए सिरे से समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, जो घटना क्रिया विज्ञान है, यह एक अप्रोच है, एक मेथोडोलॉजी है अध्ययन करने की, और इसके आधार से हम जिस संस्कृति का अध्ययन करते हैं उसी संस्कृति के आलोक में करते हैं, उसी संस्कृति के तत्वों के आधार पर करते हैं। इसलिए इसका अध्ययन जब भारत में कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति के तत्व उनके आधार पर कर रहे हैं, और भारतीय संस्कृति का जो पारंपरिक स्वरूप है उस आधार पर कर रहे हैं। तो जो आधुनिक और आज की स्थिति है वो इस तरीके से काम किया जा रहा है। नए परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, भारतीय समाजशास्त्री भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सततता और सुदृढ़ता के तत्वों को उभारने के प्रयास कर रहे हैं। यानी जो भारतीय संस्कृति है उसकी सततता से मतलब क्या है, भारतीय संस्कृति इतने लंबे सालों से चली आ रही है और आज भी वैसी ही बनी हुई है, इसलिए क्या है, ये सुदृढ़ भी है। तो इसके तत्व खोज रहे हैं और इसी तत्व के आधार पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं इसमें समाजशास्त्रियों में, टी के ओमेन है, दीपंकर गुप्ता, इनके विचार बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। योगेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत कहना चाहिए नए नए विचार दिए हैं। एस.सी. दुबे, ठीक है ना, ए.के. शरण के जो विचार हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये नए संदर्भ में भारत का अध्ययन कर रहे हैं। और नए संदर्भ में ही क्या किया जा रहा है, जो पश्चिमी विचारधारा थी उसको पूरी तरीके से छोड़ करके और घटना क्रिया के माध्यम से भारतीय संस्कृति को भारतीय संदर्भ में ही शोध करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इनके प्रयासों से क्या हो रहा है, भारतीय समाजशास्त्र की भारतीय रूपरेखा बनाई जा रही है। यानी अब आज की डेट में यदि हम बात करें तो भारत के समाजशास्त्र का जो भारतीयकरण है उसकी असली प्रक्रिया अब एक्चुअली देखा जाए तो आज की डेट में सामने आ चुकी है, क्योंकि नए लोग उसको पूरी तरीके से समझ चुके हैं। और भारतीय समाजशास्त्र अब क्या कर रहा है, आयातित विषय वस्तु मतलब जो पश्चिमी देशों की जो विषय वस्तु थी उसको क्या कर रहा है, उसको त्याग रहा है, यानी उस आधार पर अध्ययन नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ नई पद्धतियों के प्रयोग पर भी बल दे रहा है, यानी नई पद्धति जो घटना विज्ञान से जुड़ी हुई है और जो नई पद्धतियां भारतीय समाजशास्त्री निकाल रहे हैं उसी आधार पर ही अध्ययन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले शास्त्रीय विचारधारा का समर्थक यानी पश्चिम का विरोध, उसके बाद फिर क्या हुआ, पश्चिम का फिर से समर्थन हुआ, और आज की डेट में फिर से क्या हो रहा है, पश्चिम को पूरी तरीके से त्याग करके और फिर से भारत के संदर्भ में ही अध्ययन किया जा रहा है। तो ये पूरा समाजशास्त्र का भारतीयकरण पॉइंट वाइज मैंने आपको लिख दिया है। इसमें से आप लगभग 15 पॉइंट बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए, और उसी को ही आपको 3 चरणों में बांट करके लिखना है। सबसे पहले आपको समाजशास्त्र का भारतीयकरण समझा देना है और उसके बाद ये 3 चरण लिख देने हैं। समाजशास्त्रियों के नाम लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि प्रथम चरण के में कौन कौन समाजशास्त्री थे, अगले चरण में उसके कौन कौन से थे, और वर्तमान में कौन कौन से समाजशास्त्री इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, संस्कृति और विकास। इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सामाजिक संरचना और विकास। ये जो टॉपिक है लगभग उसके जैसा ही है, और हमको ये पढ़ना है इसमें कि विकास यानी डेवलपमेंट में संस्कृति की क्या भूमिका है। तो जल्दी ही नए लेक्चर के साथ हम फिर से मिलेंगे।
तब तक आप मेंस की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।